नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार पीएम मोदी आज वाराणसी में हैं। वाराणसी में पीएम मोदी किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद कर रहे हैं। आज ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जो देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में पहुंचेंगे। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का पहला फैसला गरीबों को 3 करोड़ आवास देने का था। दूसरा फैसला किसानों के सम्मान निधि की किस्त जारी करने का है। हालांकि पीएम मोदी का ये काशी दौरा सिर्फ किसान सम्मेलन के लिए ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को विजय का आशीर्वाद मिलने के बाद हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं, तो वाराणसी के वोटर पीएम मोदी का स्वागत भी उसी उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ कर रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी मां गंगा की आरती से लेकर काशी विश्वनाथ के पूजन का आशीष भी पाने वाले हैं। लेकिन जब एक तरफ लगातार तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के जो अजय राय 2 हफ्ते पहले 1.5 लाख वोटों से हार चुके हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि पीएम मोदी दोबारा वाराणसी से चुनाव लड़ लें तो वो हरा देंगे। सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी की ताकत के भरोसे कांग्रेस पार्टी का हौसला हाई है? क्या जीत का अंतर कम होना लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जनाधार की निशानी ये मानी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, या फिर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी से चुनावी जंग में पिछड़ने के बाद अब बीजेपी 10 सीटों के उपचुनाव में वापसी कर पाएगी, जिसके लिए वो पूरा जोर लगा रही है। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। आपको वाराणसी भी लेकर चलेंगे, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले हैं, उसको लेकर इंडिया गठबंधन से किस तरह की प्रतिक्रिया आई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, वाराणसी में क्या क्या तैयारी की गई है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हैं। पीएम मोदी के लिए ये किसानों को सौगात देने का दिन है, काशी को धन्यवाद कहने का दिन है, मां गंगा का आशीर्वाद पाने का दिन है और बाबा विश्वनाथ की भक्ति का दिन है। देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त में 2-2 हजार रुपए का तोहफा मिल रहा है। इसमें 3.25 लाख किसान वाराणसी के भी हैं। 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, उसमें 212 कृषि सखियां वाराणसी की भी हैं। वाराणसी अपने प्रधानमंत्री के आगमन पर उत्साहित है, लेकिन देश के किसानों के सम्मान और कृषि के कल्याण को लेकर भी विपक्ष की सियासत सवाल उठाती है। किसान को ले जाना है तो काशी द्वार में जिनकी जमीन जा रही है, जिनको प्रताड़ित आप कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए। किसान को बुलाना है तो जो स्टेडियम अमित शाह का बेटा बनवा रहा है जैसा गंजारी में, वहां के किसान को बुलाना चाहिए। जो किसान अपनी बात को मजबूती से रखेगा, जो किसान कष्ट में है, आप किसान उनको बुला रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन किसानों को आप बुला रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, पानी का दाम बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, पर सम्मान निधि वही। तो अब तो सम्मान निधि को दुगना तिगुना करने का समय आया है, क्योंकि रुपए अब आज तो 83 रुपए डॉलर के मुकाबले हो गया। कांग्रेस के सवाल अपने हैं, लेकिन पीएम मोदी का स्वागत करके काशीवासी प्रसन्न हैं। 8 किलोमीटर में 12 स्वागत द्वारों और 150 मंच सजाकर पीएम का स्वागत किया जा रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। तीसरी बार वाराणसी से विजय हासिल करने वाले पीएम मोदी के लिए काशीवासियों का प्यार जरा भी कम होता नहीं दिखता। लेकिन 1 से 6 सीट पर पहुंची कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला इतना हाई है कि वो पीएम मोदी को चैलेंज करने से नहीं चूकते। मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, इस्तीफा देकर आके बनारस चुनाव लड़ें। न चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस को लगता है कि जिस वाराणसी में पीएम मोदी 2014 में 3,71,000 वोटों से जीते, जिस काशी ने 2019 में उन्हें 4,82,000 वोटों से जीत का वरदान दिया, उसी वाराणसी में इस बार पीएम मोदी सिर्फ 1,52,000 वोट से जीत पाए हैं।
वोटों में 3,30,000 वोटों की गिरावट पीएम मोदी जैसी शख्सियत के लिए काफी बड़ा चुनावी झटका माना जा सकता है। और जिस तरह साइकिल के हैंडल पर पंजे की पकड़ ने कमाल किया और यूपी की आधी से अधिक सीटें झटक ली, उसमें अब हाथ का ये साथ जल्द छूटता नहीं दिखता। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे काम कर रहा है और आगे निश्चित तौर से 2027 में हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और ये जो बुलडोजर की सरकार, जो अत्याचार अन्यायी सरकार है, इसको यहाँ से प्रदेश की जनता हटाना चाहती है, विदा करना चाहती है। अब यूपी में मुकाबला सीधा है। एक तरफ राहुल अखिलेश की सियासी जोड़ी जिसने लोकसभा चुनाव में कमाल किया और अब विधानसभा के लिए दम भर रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी का वो डबल इंजन पावर जिसने 7 साल से यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब इन दोनों जोड़ियों के बीच चुनावी मुकाबले का अगला टेस्ट रिजल्ट यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी दिखने वाला है, जिसके लिए सीएम योगी से लेकर प्रदेश बीजेपी तक ने वर्जिश शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। मेहदीगंज गांव में 50,000 किसानों के बीच कुछ ही पलों में उनका संबोधन शुरू होगा। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ किसानों के लिए एक खास सौगात 20,000 करोड़ की किस्त जारी करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करते हुए और यहां पर किसानों का जो प्रतीक चिन्ह है वो उनको भेंट करते हुए 50,000 किसान मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। जैसा कि ये मेहदीगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अन्नदाताओं को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका सम्मान करते हुए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद हैं और राम दरबार कृषि मंत्री की ओर से उनको भेंट किया गया है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू होगा और इसी के साथ ही साथ 20,000 करोड़ की किस्त भी वो रिलीज करने वाले हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जिस तरह का कामकाज नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से वाराणसी में किया गया है, लगातार उसका जिक्र प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से की जाती रही है। हालांकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए सामने नहीं आई। इसी वजह से माना जा रहा है कि एक आगाज है 2027 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का, क्योंकि एक बड़ा संदेश आज के अपने इस दौरे के साथ नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। एक तरफ आभार व्यक्त करना चाहते हैं, केशव हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम, एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से आगे की तैयारी भी शुरू कर दी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शलमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरे जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शलमणि त्रिपाठी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर खासतौर से इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि चूंकि यूपी में 2024 में उस तरह का प्रदर्शन उसका नहीं रहा जैसा कि बीते 10 सालों में यानी कि 14 और 19 में रहा, तो इसी वजह से ये सारी कवायद। और उधर तो अजय राय कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए ताकि मैं उनको हरा दूं। शलमणि जी अब देखिए, मैंने सुना आपके टीवी चैनल पर, अभी मैं श्रीमान अजय राय जी को सुन रहा था। आप जरा सोचिए इसका क्या तुक है। अभी चुनाव लड़े हैं अजय राय जी, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़े, काशी की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दिया और जनादेश ऐसा आया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के भीतर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब अजय राय कह रहे कि इस्तीफा देके आइए, चुनाव लड़ लीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि ये कांग्रेस पार्टी आखिर किस बात का घमंड कर रही है। 99 का आंकड़ा आप पूरा नहीं कर पाए। 2 गठबंधन इस देश के भीतर लड़े, एक एनडीए गठबंधन, एक इंडी गठबंधन। पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन था पूरी ताकत लगाई, ठीक है ताकत लगा दी, हमने भी अपनी ताकत लगाई। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन ताकत लगाकर भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ला पाया। 234 सीटों पर जाके अटक गए। 240 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई। मतलब हमारे गठबंधन का मुकाबला क्या करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाए। और आज अहंकार इतना, घमंड इतना कि आप देखिए किस प्रकार की भाषा निकल रही है। हाँ। आज भी देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं छोड़ रहे। कल राहुल गांधी जी का कल मैंने एक भाषण सुना। आप जरा सोचिए इस देश को किस प्रकार से
बांटने की कोशिश हो रही है। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये भाषा नहीं बोलने दी जा रही है, फला व्यक्ति कहते हैं कि आपको ये भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। आप कर लीजिए, आपने जो करना था आपने किया, लेकिन देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। और आज की तारीख में हम जब बैठे हैं तो जनादेश ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनी है, और इससे बड़ा सच कुछ नहीं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बार बार इसी वजह से बीजेपी जो आरोप लगा रही है, एक खिसियाहट सामने आ रही है क्या? और ये अजय राय को कहने की क्या जरूरत है? मान लीजिए 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जो जीत कर आए हो, उनको कहना कि नहीं इनको इस्तीफा देना चाहिए, फिर ये हम जीत कर आएंगे। भैया 3 बार वो उसी वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं, एक भी बार जीत तो मिली नहीं अनुराग भदौरिया जी अजय राय को। देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे, वो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे। जनता ने उनको हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के हरा दिया। अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड, दूसरे नहीं बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड सुनिए। आप किसने कहा इंडी गठबंधन? अभी किसने कहा? अभी इंडी गठबंधन किस मीडिया से कहा गया? अभी तुरंत मैंने तो अभी बोला नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। आप दूसरे चैनल की बात यहाँ करने तो आएंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी चोर तो नहीं है, प्लीज अनुराग भदौरिया जी अपने शब्दों को माइंड कीजिए। अभी किसी ने कुछ नहीं बोला, आप दूसरे चैनल की बात करने यहाँ पर नहीं आए हैं। आप यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए आए हैं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये खिसियाहट कहीं और निकालिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल किसी और मीडिया चैनल की बात आप यहाँ पर नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी। अच्छा मैंने आपका नाम लिया, भैया मीडिया से तो एकमात्र मैं ही बैठी हुई हूँ यहाँ पर, क्यों नहीं परेशान होंगे आप मीडिया का जिक्र करेंगे तो? अनुराग भदौरिया जी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैंने बोला, अच्छा फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे मीडिया चैनल पर डिबेट करने नहीं बुलाया गया है, इसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए को लेकर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। बात करने आया हूँ तो राष्ट्र की बात। अरे भैया तो राष्ट्र पर बात कीजिए ना, पहले क्यों भटक जाते हैं? बात कर लूं, अरे समय इतना आपके पास भी नहीं है, क्यों आप हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हैं? इसी वजह से मुद्दे पर बात किया करिए, बोलिए। इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन बोलती थी, उनसे प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी एनडी गठबंधन बोलते थे, वो इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन बोलते रहे। जनता ने हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के उनको हरा दिया। मैंने क्या गलत बोला इसमें देख लीजिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि नहीं ये बताइए कि अब उनकी तो सरकार तीसरी, अरे अल्पमत में सरकार है, 240 पे है भारतीय जनता पार्टी, 400 का नारा दे रही थी, 240 में अल्पमत में है। बैसाखी पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बैसाखी पे चलती हुई सरकार, सहारे पे चलती हुई सरकार कब बेसहारा हो जाए आपको पता भी नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं राजनीति में। इसलिए ये तो रात में भी सोते होंगे ना, तो इनको रात में सपने रात में उठ के बैठ जाते होंगे बीजेपी वाले। आखिरी दम पर अकेले सरकार किसकी बनी थी अनुराग भदौरिया जी? जेडीयू तो नहीं चली गई। आखिरी बार बात सुन लीजिए, अकेले दम पर किसकी सरकार बनी थी? अनुराग जी आप इतना अच्छा बोलते हैं ना कि बार बार आपसे सवाल पूछने का मन करता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लिया करिए। पत्रकारों का काम ही यही है अनुराग भदौरिया जी। आखिरी बार अपनी बात कह रहा हूँ, फुल फ्लेज सरकार किसकी बनी थी? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। तो बस आप मान गए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी वहीं आके खड़ी हो गई है, बस आप मान गए ना, यही तो मैं कहना चाहता था आपसे। अरे भैया गठबंधन जीता है, इसे कौन इनकार करेगा अनुराग भदौरिया जी? पहले नंबर पर 240 सीटों के साथ बीजेपी है, दूसरे नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है। बोलने ही नहीं देते भाई। अरे प्रणाम भाई प्रणाम, नमस्कार कर लूं, क्या कर लूं बताइए? आप पैर छू लूं आज तक के, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलिए पैर छूने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, हम बोलने लगते हैं, आप चिल्लाना। क्या करें बताओ, विपक्ष वाले क्या करें बताइए आप? अरे कुछ तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप तो मानने को तैयार है ना अनुराग भदौरिया जी। हाँ अब उनकी आप यार उनकी सरकार बनी नहीं, अपने आप को भी विपक्ष में बता रहे हैं, तो सरकार में कौन है मैं ये जानना चाहती हूँ ना अनुराग जी। ले जाते हो आपकी बात ही नहीं, इतना समय आप ले जाते हो कि बात जा ही नहीं पाती जनता पे, और हमारा लय भी आप खत्म करते हो। ये आपकी हो सकता है मानसिकता हो कि विपक्ष को ऐसा तोड़ दो कि उसकी लय खत्म हो जाए, वो बीजेपी अपना लय रैली में बनाकर आइए अनुराग भदौरिया जी। डिबेट में आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। क्रॉस कीजिए लेकिन मुझे 30 सेकंड बोल तो दीजिए ना। आप क्रॉस चाहे कितने क्वेश्चन पूछिए, अरे विपक्ष तो जवाब ही दे रहा है ना। देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने को तैयार
नहीं है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को हार मान लेनी चाहिए कि आप 240 पे आपने प्रभु राम के नाम पे राजनीति की, अयोध्या में आपको प्रभु राम ने हरा दिया, प्रभु राम ने आपको आईना दिखा दिया, नहीं आप प्रभु राम की बात नहीं करते हो, आप सिर्फ राजनीतिक बातें करते हो। ये जो समाजवादी लोग हैं, यही लोग हैं जो सच में देश की सेवा कर रहे हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, आपको नहीं दिया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत एक और है बहुत बड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है, दुनिया में यह लगता है कि हमने तो जीत हासिल कर ली है, हम तो जीत गए हैं। अरे भाई, आप जीते आज भी नहीं है, सपने में नींद खुलती है, टीडीपी के नाम पे आप उठ के बैठ जाते हो, रात में आप जेडीयू के नाम पे उठ के बैठ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी सरकार आपकी जा सकती है, अलमत में सरकार है। इसलिए आपके माध्यम से चित्रा जी, मैं तो अपने जो साथी है हमारे जो टीडीपी के, जेडीयू के, उनसे कह रहा हूं, भैया अपना स्पीकर का पद ले लेना, ये तो पार्टी को दो भागों में बांट देते हैं फट से। सबने देखा एनसीपी के साथ इन्होंने क्या किया, शिवसेना के साथ शिंदे के क्या किया, और चिराग पासवान जो इनके साथ, उनकी पार्टी को भी दो भागों में बांट टीवी पर ही उन लोगों को सलाह देते हैं या फोन लगा के भी सलाह दिया है जेडीयू और टीडीपी वालों को, या खाली टीवी से ही सलाह देते रहते हैं? सार्वजनिक सलाह दे रहा हूं मैं, बीजेपी नहीं, बीजेपी की तरह नहीं हूं ना। हम सार्वजनिक बात करते हैं, ठीक है। मुद्दे की। शलभमणि जी जवाब देंगे, अनिल दुबे जी और रत्नाकर जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। हाँ, बस हो गया, बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं। अनुराग जी, एक सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बस मैं तो एक जनरली मन में बात आई तो आपको बोलना चाहता हूं। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप समझ सकते हो मैंने किसके लिए कहां बोला है, हमने किसी का नाम नहीं लिया। शलभमणि जी, देखिए हालत देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की हालत देख लीजिए, हमारे रत्नाकर भाई पुराने मित्र हैं, बैठे हैं, इनकी हालत देख लीजिए, अनुराग जी की हालत देख के आप इनका गाना सुन के आप समझ सकते हैं कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है। हम लोगों ने तो वो दिन भी सुर में सुनाया है गाना शलभमणि जी, उन्होंने पूरे सुर में सुनाया। जी मैं कह रहा हूँ, हालत देखिए ना क्या हालत। अभी मैं देखा था मॉडलिंग भी कर रहे थे, इनकी मॉडलिंग करते फोटो भी आई थी अनुराग भदौरिया की। मोदी जी ने इस हालत में लाकर पहुंचा दिया है विपक्ष को। ये रोज मनाते हैं, कहावत कही जाती है ना कि गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरती। अनुराग भाई दोबारा बोलता हूँ, सुनिएगा, गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरती, और गाय अपना सुरक्षित रहती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सुरक्षित रहेगी, हरा देती है। आप अरे सुन लीजिए थोड़ा गाना और सुन लीजिए। चित्रा जी देखिए, पहले दिन से नीतीश कुमार जी को लेकर इन्होंने इतना रोना गाना शुरू किया कि नीतीश कुमार जी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, नीतीश कुमार जी ने धो के रख दिया। जिस दिन समर्थन दिया धो के रख दिया। के बारे में कितने उल्टा सीधा बोला है, ये मत बुलवाइए, तो शर्म के मारे नहीं बुलवाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके विधानसभा में बोलने उन्होंने दी थी, उसके बारे में आपके नेताओं ने क्या क्या उनके मानसिक स्थिति के बारे में बोला। जब आप बोल रहे थे तब वो शांति से सुन रहे थे, अब उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है? आप बोलेंगे तो मुझे भी उनकी आवाज समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं। दोबारा जनता ने विपक्ष बैठा दिया, कलपिए मत। नीतीश कुमार जी ने इतना जवाब दिया, इतना धुआंधार बोला, इनकी धज्जी उड़ गई। जो बचा, चिराग पासवान जी ने ऐसी की तैसी कर दी, और चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ टक लगाए देख रहे थे, क्या पता कटोरे में कुछ गिर जाए। इंडी गठबंधन का जो कटोरा है उसमें शायद कुछ गिर जाए। चंद्रबाबू नायडू जी ने उस पर और जबरदस्त मोहर लगाई, और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं देख रहा था इनकी सुप्रिया श्रीनेत जी को ऐसे चीयर कर रही थी, ऐसे खुशी दिखा रही थी, अरे ये हो गया। बाद में जब उनका सपना टूटा, जब तिलिस्म में टूटा, तब समझ में आया कि अरे हम तो कटोरा लेके खड़े थे, कटोरा थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उसके बाद कुछ मिला नहीं। आज भी 99 सीट क्रॉस नहीं कर पाए। पहली बार चित्रा जी इस देश के लोगों ने ऐसा विपक्ष देखा है जो हारने पर खुश है। खुश होइए, आप बार बार खुश होइए, आपको बार बार हराएंगे। पहली बार ऐसा ऑपोजिशन देखा है जो इस बात को लेकर जश्न मना रहा है, हमारी सरकार नहीं बनी, हम सरकार से बाहर हो गए। और इस देश की जनता ने जनादेश दिया, प्रधानमंत्री जी को जनादेश दिया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, और रशिया ने कहा कि बाहर से साजिश हो रही थी, और भी देशों ने कहा कि बाहर से साजिश हो रही थी। जॉर्ज सोरेस का पैसा कहां गया? कांग्रेस पार्टी कहती थी पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो अपना दिखाया, अपना पूरा आईटी सेल, वो पैसा कहां से आ रहा था? जॉर्ज सोरेस का जो स्टेटमेंट है उसको उठाकर देखिएगा। इतनी साजिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ठीक है। मैं अब रत्नाकर जी और बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी। मैं एक सेकंड बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ अनुराग जी, उसके बाद आप यहाँ पर बोलिएगा। अजय राय जी का मैं आंकड़ा यहाँ पर देख रही हूँ, उनकी पूरी डिटेल मैंने निकलवाई है। और रत्नाकर त्रिपाठी जी 4 बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े।
अब मैं बता देती हूं, 2024 में दूसरे नंबर पर रहे, 2019 में वो तीसरे नंबर पर रहे, 2014 में अजय राय तीसरे नंबर पर रहे, केजरीवाल जब दूसरे नंबर पर थे, 2009 में जब मुरली मनोहर जोशी वहां के सांसद थे, मुख्तार अंसारी दूसरे नंबर पर थे, अजय राय तीसरे नंबर पर थे, तब वो समाजवादी पार्टी में थे। और 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीती थी, राजेश कुमार मिश्रा वो अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं। मेरे पास जो लिस्ट है 1991 से लेकर अब तक 2004 छोड़ दें तो लगातार बीजेपी वाराणसी से जीतती रही है। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, हम फिर से जीत कर आएंगे वरना मैं संन्यास ले, कहां से आता है रत्नाकर त्रिपाठी जी? कहां से आता है ये? 4 बार चुनाव हारने के बाद अब 5वीं बार मैदान में जाएंगे और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। मजाक बनाना नहीं हो गया क्या ये लोकतंत्र का? अजय राय तो चित्रा त्रिपाठी जी, आप उनको संन्यास लेने पे मजबूर करवा दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना रत्नाकर जी। नहीं, उनका जिसका जब मन करे तब संन्यास ले, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगता चित्रा त्रिपाठी जी, आप निश्चिंत रहे, मुझे किसी बात का। जैसे अब शलभमणि जी हैं, अब गीता में श्री कृष्ण ने कहा था शलभमणि जी, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम अप्राप्तम उपासित हृदय न पराजित। आप हृदय से पराजित हो चुके हैं। सुख है तो दुख होगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्यों इतना परेशान है? अरे महाभारत की ही एक उक्ति बता देता हूं आपको, क्यों बोला जा रहा है। जब लगातार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण की बड़ाई की ना, तो अर्जुन चिढ़ गए कि मैं मारता हूं 7 योजन पीछे जाता है, ये मारता है 7 हाथ पीछे जाता है, आप इसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऊपर हनुमान है, तुम्हारा सारथी मैं हूं, तब वो 7 हाथ पीछे कर रहा है। तो महाराज ये बात तो मानिए कि आपके परम पूज्य माननीय मोदी जी 4,88,000 से 1,50,000 पे आ गए। उनको बनारस की जनता ने आईना दिखा दिया। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं बोलते रहिए, यही हमारे लिए खुराक है। वैसे मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एक जरूर दूंगा कि कहा है, कबीर ने कहा है ना, रहीम ने, रहीमन मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, अवशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। आप लोग कठोर वचन बोल बोल कर अहंकार के चलते यहां पे चले आए। आप सोचिए ना, कहां थे और कहां चले आए। प्रधानमंत्री जैसा आदमी मात्र 1.5 लाख से जीत रहा है। मैं तो अजय राय तो मैं कहूंगा गलत बोल गए, अजय राय जीते हुए व्यक्ति। जब 3.25 लाख की मार्जिन कम हो जाए शरद जी, उस पे आप जश्न मना रहे हैं। आपने कहा था 400 जीतेंगे, आपने कहा था 370 जीतेंगे। अरे आपके मुख्यमंत्री लगातार क्या भाषा बोलते थे, गर्मी ठंडी कर दूंगा, जिस भाषा में बोलोगे जवाब दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा। क्या हुआ? ये जो कठोर वचन आपने बोले ना, ये आपको महंगे पड़ रहे हैं। आपके लिए भागवत जी ने भी कहा, विपक्ष को विपक्ष की तरह न देखिए, प्रतिपक्ष की तरह देखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सेवक में अहंकार नहीं होता। हाँ शरद जी रुक जाइए, रुक जाइए, अरे काहे उंगली कर रहे हैं, रुक जाइए। और आपके अहंकार ने आपको यहां पे बताया, आप इस बात को देख लीजिए सीधे सीधे। और मुझे एक बात बताइए, जो 20,000 करोड़ का आप लोग बोल रहे हैं यहाँ देने की किसान सम्मान निधि को, कल मैं एक डॉक्टर क्या बैठा था, चित्रा त्रिपाठी जी बोलिए, उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के हारने में एक चीज और क्या है? हाँ। मैंने पूछा बताइए, उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड। आपने आयुष्मान कार्ड सबको बांट दिए, सब लोग खुश हो गए, लेकिन उस अकेले डॉक्टर का 40 लाख रुपया बाकी है। सामने सामने हाथ जोड़ के कहता है कि भैया सरकारी अस्पताल चले जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आधे दाम डॉक्टर का क्या नाम है डॉक्टर का रत्नाकर जी, जिनका 40 लाख रुपए सरकार ने बकाया रखा है? अरे नाम बताइए अभी तुरंत। हम इनसे शलभमणि त्रिपाठी जी से बोलेंगे ना कि उसका पैसा वापस करें। 40 लाख रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी ना होती है रत्नाकर जी। आपके पास ये मौका है कि आप उनको तुरंत हाथों हाथ 40 लाख रुपए दिलवा दीजिए अगर सरकार के ऊपर बकाया है तो। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोल लेने दीजिए ना। सर आप नाम बताकर बोलिए ना, हम लोग तुरंत उनका पैसा वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे सरकार से। प्राइवेट डॉक्टर को पूरा पैसा नहीं मिला है, आप इस बात को जान लीजिए। हाँ। अभी चले जाइए बीएचयू में, आयुष्मान का संघ से काउंटर नहीं लगा, मुझसे न खुलवाइए। और वो भाजपा का समर्थक डॉक्टर था, इस बात को याद रखिएगा। वो भाजपा का समर्थक डॉक्टर था, मेरा नहीं था, मेरा सीनियर था, मैं गया था। और अंत में बस मैं जान रहा हूं समय कब है, इस बात को जान लीजिए शलभमणि जी। अहंकार में 3 गए, सत्ता वैभव वंश,
न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। 2 लाइन में जल्दी से मैं बोलते आपसे रहिए। जवाब चाहूंगी। रत्नाकर जी, शलभ जी आ रही हूं, बताइए। अनिल दुबे जी की बारी है, उसके बाद शलभ जी मैं आपके पास आऊंगी। रत्नाकर जी, मेरा आपसे सवाल है, जीता कौन है चुनाव? हाँ, किसको सरकार- 272 का आंकड़ा दिया गया है जनता की ओर से? कौन जीता बोलूं है? मैं? हाँ बोलिए। बोलूं मैडम, सरकार किसकी बनी है ये भी जानते हैं आप, सरकार कैसे बनी है ये भी जानते हैं, सरकार कैसे बनी कैसे है? बनी का सुन तो लीजिए मैडम। सरकार कैसे बनी का ये उदाहरण देख लीजिए कि 5 दिन पहले माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे कहा कि आप सभी समर्थकों से अनुरोध है कि मोदी का परिवार टैगलाइन हटा दें। एक अकेला मोदी सब पर भारी है। ये आपसे खत्म हो सवाल गया। क्या पूछा जा रहा है? आप नहीं, कहा जा बताया रहे हैं मैंने। महाराज, मैंने आप अभी पूछा तक सरकार बोलती थी किसकी मैडम। बनी है, फिर मैडम सुन पूछा लीजिए। मोदी का परिवार, उनके ट्विटर अकाउंट से क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलिए अब अनिल दुबे के, मुझे समझ में आ गया, आपकी भी मजबूरी है रत्नाकर जी, क्या जब बोल रही हैं कीजिएगा? आप, अभी तक अनिल आप दुबे जी, अब आपके पास 400 आते हुए बनेगा। अनिल अब दुबे आप जी, पूछती हैं अनिल सरकार दुबे जी, किसकी बनी? अनिल दुबे जी, दोनों चीजें मत किसान करिए ना। सम्मान निधि ये जो जारी किया जा रहा है, इसके जरिए ये जो डैमेज हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, वो कंट्रोल हो जाएगा क्या अनिल दुबे जी? देखिए चित्रा जी, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि सरकार ने दी और आज फिर से जारी कर रहे हैं, उसके लिए हम मोदी जी को बधाई देते हैं। हाँ। कि उनके मन में किसानों के प्रति दर्द है और हमें उम्मीद है कि देश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को और बेहतर जो हम लोग चाहते हैं, जिन बातों के लिए राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी संघर्ष कर रहे थे, वो सारे सपने अब पूरे होंगे। क्योंकि मोदी जी चौधरी साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चौधरी साहब के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं और उसी श्रृंखला में आज 50,000 किसानों की सभा में वो किसान सम्मान निधि जारी कर रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हमारे मित्र रत्नाकर जी कह रहे थे, उसके पहले समाजवादी मित्र कह रहे थे जिन बातों को लेकर के कि किसानों के लिए अगर किसी ने इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में संघर्ष करने का काम किया तो राष्ट्रीय लोकदल ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। और मोदी जी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अन्य योजनाओं को भी लाने का काम कर रहे हैं। और उसका कारण रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने का किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में झूठ का प्रपंच किया, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो झूठ और प्रपंच फैलाया, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने रोकने का काम किया। और ये आज कह रहे हैं बहुमत एनडीए का है। और अजय राय जी कह रहे हैं कि बनारस में दोबारा चुनाव करा दीजिए, हम चुनाव लड़ रहे। भाई अजय राय जी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर उनको इतना ही है कि एनडीए को वो पराजित कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, कहीं किसी सीट को चुन लें और उसमें देख लें कि कहां पर वो जीत करके आएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में काट की हाड़ी बार बार चित्रा जी नहीं चढ़ा करती है। संविधान के नाम पर कि संविधान खत्म कर हो जाएगा, संविधान में बदलाव हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान और आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार छलावे में आने वाली नहीं है, इनको पता चल जाएगा कांच की हांडी एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, हाँ। इनमें भी जीत करके आएगा और 2027 में भी एनडीए गठबंधन की ऐसा सरकार क्या बनने बदलाव जा हो रही है। जाएगा कि उत्तर प्रदेश 2027 में भी योगी आप जी लोग और चुन लिए माननीय जाएंगे, जयंत चौधरी जी की उपचुनाव जोड़ी भी चुने? चलेगी। अभी तो आए हैं ना रिजल्ट, नेताजी अनिल दुबे जी, अभी आए हैं रिजल्ट और सबसे बड़ी पार्टी वो मुस्कुराते हुए अनुराग भदौरिया दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की बनी है। लेकिन नहीं, जो चित्रा जी जो झूठ और प्रपंच उत्तर प्रदेश में फैलाया गया, हाँ। कहां संविधान बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, आरक्षण में बदलाव नहीं हो रहा है, इन्होंने बरगलाने का काम किया। अब वो बरगलाना दोबारा नहीं चलने प्रधानमंत्री वाला है। नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है काशी में, हमें सीधे उसका रुख करना होगा। योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण,
जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में
31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने
इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है।
अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, पूरे समर्पण भाव से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बना पेरिसेबल कार्गो सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन सब के कारण काशी और पूर्वांचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। बनास डेयरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। आज ये डेयरी हर रोज करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर रही है। अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक, ये हमारे परिवार इस डेयरी के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बनास डेयरी
अगले 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनास डेयरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूध उत्पादकों की कमाई में भी 5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है। इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। यहां पास में चंदौली में करीब 70 करोड़ की लागत से आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे भी बनारस के मछली पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी बनारस में जबरदस्त सफलता मिल रही है। यहां के करीब 40,000 लोग इस योजना के तहत रजिस्टर हुए हैं। बनारस के 2100 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग चुका है। अभी 3,000 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। जो घर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं, उनमें से ज्यादातर को डबल फायदा हुआ है। उनका बिजली बिल तो 0 हो ही गया है, 2-3 हजार रुपये की कमाई भी होने लगी है। साथियों, बीते 10 सालों में बनारस शहर और आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है, उससे भी बहुत मदद हुई है। आज काशी में देश के सबसे पहले सिटी रोपवे प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के रास्तों को जोड़ती रिंग रोड विकास का रास्ता बन गई है। फुलवरिया और चौका घाट के फ्लाईओवर बनने से जाम से जूझने वाले बनारस के आप लोगों को बहुत राहत हुई है। काशी, बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन अब एक नए रूप में पर्यटकों और बनारसी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट का नया रूप न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार को भी सहूलियत दे रहा है। गंगा घाटों पर होता विकास, बीएचयू में बनती नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर के कूड़ों का नवीन रूप और वाराणसी में जगह जगह विकसित होती नई व्यवस्था काशी वासियों को गौरव की अनुभूति कराती है। काशी में स्पोर्ट्स को लेकर जो काम हो रहा है, नए स्टेडियम का जो काम हो रहा है, वो भी युवाओं के लिए नए मौके बना रहा है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है। हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है। हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। लेकिन इन सबके साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी में हर तरफ दिखाई देता है। और इस विकास से
सिर्फ काशी का लाभ नहीं हो रहा, पूरे पूर्वांचल के जो परिवार काशी में अपने कामकाज और जरूरतों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है। साथियों, बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के विकास की ये नई गाथा अनवरत चलती रहेगी। मैं एक बार फिर देश भर से जुड़े सभी किसानों साथियों का, सभी किसान भाई बहनों का हृदय से अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं। काशी वासियों का भी मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।